तो अगर आपको कम टाइम में किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको एक्सट्रीमली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। दो चीजें आपके पास, या तो आप मॉडरेट डिसिप्लिन के साथ 1 साल में एग्जाम क्लियर करो, या आप एक्सट्रीम डिसिप्लिन के साथ 3 महीने में या 2 महीने में एग्जाम क्लियर करो। दोनों में से ऑप्शन आपके पास है, मतलब चॉइस आपकी है। Let's start. हेलो एवरीवन। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद आज मैंने डिसाइड किया कि क्वांट पर उसकी स्ट्रेटेजी पर एक वीडियो बनाया जाए। मैं बाकी के सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि उसी चीज़ की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे प्रीवियस वीडियोस पे। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो क्वांट प्रिपेयर करने के लिए, क्वांट और इंग्लिश दोनों में ये चीज़ अप्लाई होती है, तो वो चीज़ ये है माइंडसेट। क्यों? आप बोलोगे सर पढ़ाई की बात करो, पर पहला टॉपिक ये है, पहला पॉइंट ये जो आपको क्लियर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैथ्स नहीं आती है, जो लोग मैथ्स से नफरत करते हैं, या जिन्होंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं, जिनको स्कूल में ही ऐसा हो गया था कि यार मैथ्स हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो उनको पता चला कि यार अब तो ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ये बैंकिंग एग्जाम्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो मैथ्स पूछी जाती है वो 10th तक की है। कोई एडवांस मैथ्स, कोई मुश्किल मैथ्स नहीं पूछी जाती, ना एसएससी में पूछी जाती है, ना बैंक एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है, ना कैट में पूछी जाती है। ये सब मैथ्स जो है वो आप 10th स्टैंडर्ड तक जो सीखे वही मैथ्स है। यानी कि ये सब कुछ आसानी से, अगर 10वीं क्लास का बच्चा ये मैथ्स सीख सकता है तो आप क्यों नहीं सीख सकते, ठीक है। तो इनके कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर एक आपके दिमाग के अंदर एक बात बैठ गई है कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, या मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, या मैं मैथ्स नहीं सीख सकता हूँ, या मुझे मैथ्स से नफरत है, ब्ला 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 ब्ला। ये तुम्हारे दिमाग में कैसे बैठा? हो सकता है कि बचपन में तुमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो मैथ्स में, बचपन में तुमको हो सकता है नफरत ना हो मैथ्स से, लेकिन जो तुम्हारा टीचर का पढ़ाने का जो अप्रोच था, ये मैंने बहुत नोटिस किया है कि कुछ बच्चों का मैथ्स अच्छा होता है और कुछ का नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ही अप्रोच से पढ़ाया जाता है क्लासरूम में। अब मान लीजिए क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और एक ही अप्रोच से पढ़ाया जा रहा है, तो अब क्लास में हो सकता है कि 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बहुत पसंद होगा, और फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल ही नफरत ही हो जाती है उनको मैथ्स से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो अप्रोच से पढ़ा रहा है टीचर, वो अप्रोच उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और उन बच्चों के लिए खराब है जिनको पसंद नहीं आ रहा। तो आपकी मैथ्स समझ ना आने में आपका आईक्यू का कोई लेना देना नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस का कोई लेना देना नहीं है, आपके मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ गई कि जिस अप्रोच से आपकी स्कूल में पढ़ाया जाता था वो अप्रोच आपके लिए पर्सनली सही नहीं था। हो सकता था कि किसी और बेटर अप्रोच से पढ़ाया जाता तो आपको भी मैथ्स में उतना ही मजा आता, आपको मैथ्स में उतना ही इंटरेस्ट आता, और आप मैथ्स में इतना ही एफिशिएंट होते। तो इस चीज को पहले क्लियर कर लो कि तुम और जो लोग जिनका मैथ्स अच्छा है और जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है उनमें कोई फर्क नहीं है। वो उस टीचर की अप्रोच का डिफरेंस है कि वो अप्रोच उनको समझ आई और तुमको नहीं समझ आई। बाकी तुम्हारी इंटेलिजेंस या तुम्हारी कैपेबिलिटीज में ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से तुम मैथ्स ना सीख पाओ। ये चीज क्लियर करना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद सेकंड चीज, अब आते हैं पढ़ाई पे। तो ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं और ये चीज आपको करनी है, वो है कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको हर रोज करनी है, चाहे आप 15 मिनट्स करें, ठीक है। एक आप मोबाइल में एप्स आते हैं, ठीक है, उन एप्स के थ्रू भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको उन एप्स के थ्रू प्रैक्टिस नहीं करनी है तो आप खुद भी क्वेश्चंस बना बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे भी आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको रोज प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ये तो आपको करनी, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या याद होना चाहिए? आपको टेबल्स याद होने चाहिए, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, आपको परसेंटेज याद होने चाहिए, और आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। अब ये सब आपको कितना याद करना है? तो आपको उतना याद करना है जितना आप कर सकते हो।
इसका मतलब ये नहीं कि 100 तक क्यूब याद कर लिए, कर सकते हो का मतलब है कि ये कंफर्टेबल नंबर तक तो आपको याद करना है। जैसे टेबल्स आपको ट्राई करो कि 30 तक याद कर पाओ। स्क्वायर्स मैं वो नंबर्स बता रहा हूँ जो मैंने तैयार, और स्क्वायर्स जो है स्क्वायर्स मैंने 50 तक याद कर लिए थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि 50 के बाद के ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे प्रैक्टिस में या मॉक्स में मुझे मिल रहे थे, तो मैंने 50 तक मैंने सोचा कि 50 तक कर लेते हैं, वो एक सेफ नंबर मैंने अज्यूम किया। और क्यूब्स जो है वो मैंने 25 तक कर लिए थे। फ्रैक्शंस जो हैं वो फ्रैक्शंस आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, जो टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं बैंक एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, तो वहाँ पे आपको फ्रैक्शंस मिल जाएंगे कि कौन से फ्रैक्शंस इंपॉर्टेंट है और जो याद रखना है, तो आपको फ्रैक्शंस भी याद रखना है, और सिमिलरली आपको परसेंटेजेस भी वहाँ पे मिल जाएंगे। जहाँ तक कर सकते हो ऐसा मैंने कहा था, उसका मतलब ये है कि अगर इससे आगे करते हो तो कोई नुकसान नहीं, आपका बेनिफिट ही होगा अगर आप इससे ज़्यादा मेमोराइज करते हो। ये एक सेफ नंबर है जो मेरे हिसाब से मैंने जहाँ तक याद किया था। अगर आप इससे ज़्यादा करना चाहो तो आपका ही बेनिफिट होगा, तो जो आपकी मर्जी, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक्स की। तो टॉपिक्स में सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सिंप्लीफिकेशन प्लस नंबर सीरीज। ये दोनों जो चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, ये दोनों चीजें तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। इसके लिए आपको बस एक बार एक आध वीडियो देख लो कि क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, नंबर सीरीज को कैसे फाइंड करना है। इसके अंदर नंबर सीरीज के अंदर मैं हर तरह की नंबर सीरीज मान रहा हूँ, मतलब जो रॉन्ग आती है, मिसिंग आती है, दोनों, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। इसके अंदर सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, इसके अंदर भी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। नंबर सीरीज अलग अलग तरह की पूछी जाती है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ आ जाएगा कि ये किस टाइप की नंबर सीरीज है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको देख के समझ आने लगेगा कि ये किस तरह की नंबर सीरीज है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि ये दोनों प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि आप ये कर लो कि 5 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो, और नंबर सीरीज का ये कर लो कि 5 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करो। तो आपकी प्रिपरेशन के जैसे मान लीजिए 3 महीने बचे हुए हैं, तो आपको 3 महीने के लिए हर रोज 5-5 क्वेश्चन इन दोनों के प्रैक्टिस करने, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें डेली करता था। मैंने कोर्स कंप्लीट करने से ज्यादा जो चीजें कंपलसरी आने वाली है उनकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने में बहुत ज्यादा फोकस किया था। इससे ज्यादा मतलब मैंने ये फोकस नहीं किया था कि मेरा सिलेबस बहुत ज्यादा कवर हो जाए, मैंने ये फोकस किया था कि जो मुझे आता है उसमें तो मेरा मतलब ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज मैं स्कोर कर पाऊं उसमें से। उसके बाद एक टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये बहुत इजी टॉपिक है और इसके बहुत आसानी से, मतलब ये तो सिर्फ फ्री के ही मार्क हैं। उसके पहले भी जो ये सिंप्लीफिकेशन वो भी फ्री के ही मार्क। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये है कि आप एक बार इसके वीडियो देख लो, कोई बहुत सिंपल सा ट्रिक होती है इसकी, उसका कोई भी वीडियो देख लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और फिर प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और इसको ट्राई करो से कि 1 से 2 मिनट के बीच में आप इसको ला सको। 1 से 2 मिनट के बीच में अगर आपके 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात नहीं कर, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 5 हो सकता है कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना भी आए, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। एग्जाम के अंदर मान लो आप सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करके गए और आपका आया ही नहीं क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्या, या नंबर सीरीज नहीं आया, या क्वाड्रेटिक नहीं आया, तो आपको डरना नहीं है एग्जाम के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको उसी वजह से बाकी चीजें भी पढ़नी है। लेकिन इस चीज की, ये जो चीजें हैं इनकी ऐसी प्रैक्टिस कर लो कि ये कम से कम टाइम में हो जाए, अगर पूछा जाए तो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगेन आपको प्रैक्टिस ही करनी है इस चीज की, और अपनी स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी तो आपकी बहुत जल्द आ जाएगी। 1-2 दिन करोगे आपकी एक्यूरेसी आ जाएगी। कुछ इसमें कॉन्सेप्ट बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल से ही ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डीआई पे। अब डीआई के लिए आपको एक बुक फॉलो करनी पड़ेगी। तो डीआई के लिए मैंने जो बुक फॉलो करी थी, क्योंकि एसबीआई पीओ के साथ साथ मेरा कैट का भी एग्जाम था, तो मैंने जो बुक फॉलो करी थी वो थी अरुण शर्मा, ठीक है। कैट की DILR की बुक आती है अरुण शर्मा। ये वाली बुक के अंदर आपको जो डीआई वाला पार्ट है वो आप सॉल्व कर सकते हो, और कैट का जो लेवल है डीआई का वो थोड़ा सा हो सकता है एसबीआई पीओ से ज्यादा मुश्किल हो,
लेकिन ठीक है, अगर आप वो DI प्रैक्टिस करोगे तो आपका SBI PO का, और ये DI जो है, ये DI आपको, DI भी अगेन मैं अपनी बात करूं तो मैं DI हर रोज प्रैक्टिस करता था। तो अगर आप DI हर रोज प्रैक्टिस करते हो तो ये सिर्फ आपको प्री के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा, ये DI प्रैक्टिस करने से आपका मेंस भी प्रिपेयर हो रहा है साथ में। ठीक है, ये सब जो हम तैयारी कर रहे हैं ये सिर्फ आपको प्री के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, वो सब ठीक है, और ये जो DI है जो आप अरुण शर्मा से करोगे, इसकी जो हर रोज प्रैक्टिस तुम करोगे, ये तुमको मेंस प्रीलिम्स दोनों में हेल्प करेगा। तो DI भी एक चीज है जो मैं हर रोज करता था। उसके बाद आते हैं एरिथमेटिक पे। अब एरिथमेटिक कैसे पढ़ना है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मान लेते हैं 10 टॉपिक्स हैं हाइपोथेटिकली, मुझे कि मैं क्या बोलता हूँ, मैं सिलेबस देख के नहीं बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मान लेते हैं कि 10 टॉपिक्स हैं, अज्यूम करते हैं कि 10 टॉपिक आने वाले। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने आज शुरू किया, तो आपको नया टॉपिक, जैसे आपने फर्स्ट टॉपिक 1 उठाया आपने, ठीक है, अब मान लीजिए 4 दिन लग गया आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। आराम से टाइम लो, कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है, जितना टाइम लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, आराम से उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अब आराम से जब आपने 4 या 5 दिन में आपने उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब आपने जो टॉपिक 1 पढ़ लिया है, तो इसके 5 क्वेश्चन आपको हर रोज लगाने हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार मैं तो सबके 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता। ठीक है, ये सब मतलब बहुत कम टाइम लेता है। तो एक टॉपिक सीखने के बाद उसके 5 क्वेश्चन करना कोई टाइम कंज्यूमिंग चीज नहीं है। तो आपको इसके 5 क्वेश्चन हर रोज करने हैं एग्जाम तक, समझ गया, जब भी आप क्वांट पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपने मान लीजिए 5 दिन के बाद आपने टॉपिक 2 स्टार्ट किया, ठीक है, अब मान लीजिए आपने उसके बाद टॉपिक 2 स्टार्ट किया, ठीक है, तो टॉपिक 2 में फिर आपने फिर से 4-5 दिन लगाए उसका कॉन्सेप्ट समझने में। उसके बाद इसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, अब ये 4-5 दिन, ये वाले जो दिन है, उसमें आपने हर रोज टॉपिक 1 के 5 क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस किए इस कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ। इसके बाद जब टॉपिक 3 करोगे तो उसमें 1 और 2 दोनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, और इसी तरीके से जब आप 10th टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो उस दिन 1 से लेके 9 तक हर एक टॉपिक के 5 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं रोज। और मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, इससे कम टाइम था मेरे पास। तो मैं ऐसा इसलिए करता था क्योंकि मैं अपने लूप होल्स को और ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहता था। और कोशिश करो या ना करो, मतलब कितना भी ट्राई कर लो, होगा ही ऐसा कि कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप पढ़ नहीं पाओगे, कुछ तो मतलब इमरजेंसी आ जाएगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छुट्टी तो पड़ेगी। तो मतलब अगर मान लो आपके पास 3 महीने हैं तो एक आध हफ्ता या 10 दिन तो उसमें से निकाल ही दो जो आपके ऐसे इमरजेंसी या किसी हेल्थ इश्यू की वजह से या कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, जो मतलब ऐसी चीज होगी जो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपके पास मोटा मोटा 80 दिन जितना टाइम है। तो अगर आपको कम टाइम में किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको एक्सट्रीमली डिसिप्लिन होना पड़ेगा। 2 चीजें आपके पास, या तो आप मॉडरेट डिसिप्लिन के साथ 1 साल में एग्जाम क्लियर करो, या आप एक्सट्रीम डिसिप्लिन के साथ 3 महीने में या 2 महीने में एग्जाम क्लियर करो। दोनों में से ऑप्शन आपके पास है, मतलब चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। आप कम टाइम में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ एग्जाम कर सकते हो, इंटेंसिटी, क्योंकि वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा है, डिसिप्लिन ज्यादा है, या फिर आप मॉडरेट डिसिप्लिन के साथ कि आराम से करेंगे, तैयारी रिवाइज करेंगे। क्योंकि ये ना करने का नुकसान ये है कि जब 10वां टॉपिक पढ़ोगे तो 2 महीने पहले जब आपने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा होगा वो आप भूल जाओगे, तो फिर आपको ये रिवाइज करना पड़ेगा। अब हर ऐसे मतलब कितने टॉपिक्स पढ़ोगे, कितने टॉपिक्स कब रिवाइज करोगे, कितनी बार रिवाइज करोगे, ये चीज के साथ ये फायदा है कि आपको रिवाइज करना ही नहीं। जब आप रोज क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको रिवाइज क्या करना है, आपको हर एक टॉपिक याद ही है। इसका मतलब हो सकता है कि आखिरी दिन जब आप एग्जाम देने जाओ तब ये 10 में से आपको 6 ही टॉपिक आते हो सकता है ऐसा पॉसिबल, लेकिन ये 6 टॉपिक में से आपको कुछ भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये 6 टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएंगे।
अब ये 6 टॉपिक करने कहाँ से, 6 टॉपिक सॉरी ये 10 टॉपिक करने कहाँ से, ठीक है। तो एरिथमेटिक के लिए मैंने जो बुक इस्तेमाल की थी वो राकेश यादव की बुक थी। वो एक बुक मेरे पास अवेलेबल थी तो मैंने उसी बुक का इस्तेमाल किया था। आप कोई और ट्रस्टेड बुक हो जो लोग रिकमेंड करते हैं वो यूज कर सकते हो, या आप ये बुक यूज कर सकते हो जो मैंने यूज की थी, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपका कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन सारे सॉल्व ही नहीं होंगे। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो ही जाएगा, क्योंकि उसके बिना सारे क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व नहीं होंगे। और प्लीज एक चीज का ध्यान रखो कि जब आप क्वांट में कोई चीज पढ़ते हो तो प्लीज सोल्यूशन देखने की जल्दी मत करो। ये मत करो कि हाँ अब नहीं 2 मिनट बैठे क्वेश्चन अब तो नहीं हो रहा तो तुरंत सॉल्यूशन देखने लग गए। 2 चीजें निकाल दो, एक टाइम, मुझे 30 सेकंड में सॉल्व कर देना है, मुझे 1 मिनट में सॉल्व कर देना है, या 40 सेकंड में, ये दिमाग से निकाल दो, इस वक्त निकाल दो, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अभी ये लास्ट चीज है जो तुमको देखनी है। सबसे पहली चीज है वो तुमको देखनी है, वो एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी प्लस कॉन्सेप्ट। जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, ट्राई टू थिंक डीपली, 10-15 मिनट, आधा घंटा, भले क्वेश्चन सॉल्व ना हो, बैठे रहो क्वेश्चन के साथ, वो तुम्हारी थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। आप अलग अलग मेथड से ट्राई करोगे, खुद सोचने की कोशिश करोगे, तब आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। आपको अपनी एक्यूरेसी पे फोकस करना है, और टाइम जो है कि मैं फास्ट कर लूं, आंसर निकाल लूं, ये आपका लास्ट कंसर्न होना चाहिए पहले। अनलेस ये दोनों आपने बिल्ड कर लिया, इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हाँ, एक और चीज जो बताना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि प्लीज एरिथमेटिक को इग्नोर मत करो। एरिथमेटिक जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आपसे डीआई नहीं हो पाएगा, स्पेशली मेंस का डीआई तो नहीं हो पाएगा आपसे, अनलेस आपके एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको जो डीआई होते हैं मेंस में, वो एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स के साथ ही होते हैं, मतलब उसके अंदर एरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप ये नहीं कर पाओगे मेंस। और एक चीज जो बतानी है वो ये है कि ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपका अटेम्प्ट का एक ऑर्डर होना चाहिए कि मैं पहले क्या अटेम्प्ट करूंगा, बाद में क्या अटेम्प्ट करूंगा। जैसे एरिथमेटिक के क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि कभी किसी ने घुमा फिरा के पूछ लिया तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जब अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन, सीखते वक्त एरिथमेटिक को नहीं छोड़ना है। सीखते वक्त, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीखते वक्त एरिथमेटिक को नहीं छोड़ना है, सीखना तो है ही, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन, तब आप इस ऑर्डर में करो। पहले आप सिंप्लीफिकेशन करो, उसके बाद आप नंबर सीरीज करो, उसके बाद आप क्वाड्रेटिक करो, ठीक है, उसके बाद आप डीआई करो। जब ये सब हो जाए, ये सब होने के बाद लास्ट में आप एरिथमेटिक को अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि एरिथमेटिक में बहुत बार हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा, मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ही एरिथमेटिक का है और आप वो सॉल्व करने लगे, और मान लो वो क्वेश्चन आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं है, तो आप सॉल्व करते करते बीच में आपको टप्पा होगा कि यार ये वाला क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, या ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब आपका टाइम भी गया और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। ये जो 3 चीजें हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ उल्टा सीधा घुमा के नहीं पूछे। तो ये पेपर में आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी काम करता है कि यार मेरा चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो आपने 10-15 मार्क तो ऑलरेडी स्कोर कर चुके हो आप, ठीक है। तो ये 3 पहले अटेम्प्ट कर लिए। उसके बाद डीआई जो होता है, वो प्रीलिम्स में डीआई बहुत इजी होता है, जिसमें से बेसिक कैलकुलेशंस ही होती है। तो उसके बाद आप डीआई अटेम्प्ट करो, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा, फास्ट कैलकुलेट करना है पर लॉजिक बहुत ज्यादा नहीं लगाना है आपको। और लास्ट में आप एरिथमेटिक पे आओ, लास्ट में एरिथमेटिक को सॉल्व करो, जो लास्ट में जो टाइम बचा है उसमें, और जितना हो सके उतना सॉल्व करो। लेकिन पहले ऑर्डर के वक्त, अटेम्प्ट के ऑर्डर में ये ऊपर से नीचे जाना है। प्रिपरेशन में एरिथमेटिक को इग्नोर नहीं करना। अटेम्प्ट में आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रिपरेशन में इग्नोर नहीं करना है, इसको अटेम्प्ट करते वक्त इग्नोर कर सकते हो। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और हो सकता था जितना मुझसे उतना मैंने कवर कर लिया है।
अगर इसके अलावा और कोई आपको डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हो मुझे कमेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।